हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा, भाभी क्लासेस दिल्ली से आप सबके लिए CUET के जो प्रिपरेशन करते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के, उन सभी स्टूडेंट के लिए एक ड्रीम एग्जाम की जो आपकी प्रिपरेशन है उसका क्या सिलेबस है और उसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, इस बात को हम लोग डिस्कशन करेंगे। जाहिर सी बात है, ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 10+2 का भी एग्जाम दिया है और किसी शानदार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपने करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो आपके टेस्ट होते हैं हम लोग, हमारा जो डिस्कशन होगा वो इंग्लिश के सिलेबस पर बेस्ड होगा। सबसे पहले इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होगा वो होगा 50, और उस 50 क्वेश्चंस में हमें 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 10 क्वेश्चंस को हम स्किप कर सकते हैं। और उस 40 क्वेश्चंस से डिसाइड होगा आपके लिस्ट, मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा, जिसके बाद आपके यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन है उसके लिए आपके सिलेक्शन और उसके लिए आपके जो चॉइस होंगे उसको डिसाइड किया जाएगा। अब ये जो 50 क्वेश्चंस होंगे, इस 50 क्वेश्चंस में क्या क्या सिलेबस होगा, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, उसके डिटेल्स को हम लोग समझते हैं, उसके डिटेल को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पार्ट आपका होगा, अगर हम सिलेबस की बात करें तो पूरे क्वेश्चंस को देखें तो इसे आप 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो कॉम्प्रिहेंशन होगा, कॉम्प्रिहेंशन का सिंपल सा मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना। तो जब आप किसी चीज़ को समझते हैं तो वो आपका कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि कोई चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, उसे पढ़कर आपको समझना है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन कैसा है। और ये जो कॉम्प्रिहेंशन होगा, इसके जो वर्ड्स के लेंथ होंगे वो 300 to 350 वर्ड्स, मतलब ज़्यादा लंबा लेंथी पैराग्राफ नहीं होगा, 300-350 वर्ड्स एवरेज हो। अब ये 3 तरह के पैसेज हो सकते हैं, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी। इसको समझते हैं, ये फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी क्या होता है। फैक्चुअल पैराग्राफ जब होता है तो फैक्चुअल पैराग्राफ का मतलब हुआ कोई ऐसी चीज़ जो फैक्ट पर बेस्ड हो। फैक्ट पर बेस्ड होने का मतलब क्या है, सपोज करो कि मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, इसमें एक रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन का मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, तो ये फैक्ट बेस्ड हुआ। जो भी लिखूंगा मैं फैक्ट लिखूंगा, और उससे रिलेटेड फिर मैंने क्वेश्चन पूछ दिया कि रेलवे प्लेटफॉर्म क्या होता है, ट्रेन कहाँ आती है, कहाँ जाती है, इस तरह के क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उसको कौन ऑपरेट करता है, ये फैक्चुअल हुआ क्वेश्चन। सेकेंड होता है नैरेटिव। नैरेटिव जो वर्ड आया है, नैरेटिव वर्ड आया है नैरेट से। नैरेट का बेसिकली मीनिंग होता है बोलना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। तो अगर आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं, इसका मतलब किसी चीज़ का डिस्क्रिप, कोई अपना एक्सपीरियंस, किसी और का एक्सपीरियंस, किसी इंसिडेंट का, किसी इवेंट का नरेशन होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, और फिर उसके हिसाब से उस पर बेस्ट क्वेश्चंस होंगे। इसको कहेंगे नैरेटिव, मतलब किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन किया गया है, जो फैक्ट हो ये जरूरी नहीं है। और लिटरेरी, लिटरेरी का डायरेक्ट मतलब लिटरेचर से रिलेटेड होता है। लिटरेरी का मतलब हुआ कि कोई ऐसा कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, कोई ऐसा पैराग्राफ हो सकता है जो लिटरेचर से रिलेटेड हो। जैसे आप रामायण की बात करते हैं, आप महाभारत की बात करते हैं, आप किसी पोइट के पोएम की बात करते हैं, इस तरह से कोई जो लिटरेचर से रिलेटेड पीसेस होंगे, उससे रिलेटेड या उससे बेस्ट या उसी टाइप के स्टोरी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन हो सकता है, जिसे हम लिटरेरी डिस्क्रिप्शन कहेंगे। इसका मतलब कॉम्प्रिहेंशन के 3 पार्ट्स हो सकते हैं, 3 तरह के टाइप्स के कॉम्प्रिहेंशन हो सकते हैं। फैक्चुअल हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है। ये एक पार्ट हुआ, और इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सपोज करो कि अगर ये 50 क्वेश्चंस हैं तो उसमें एक पैराग्राफ आपको दिया 350 वर्ड्स का, और उसके बाद उससे 4 या 5 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए। तो 50 में से 4 या 5 क्वेश्चंस ऐसे हो गए। 7 या 10 भी हो सकते हैं, 2 भी पैराग्राफ ऐसा हो सकता है, चेंज हो सकता है नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, 1 या 2, 4 या 5 क्वेश्चंस एक पैराग्राफ से हो सकता है। इसके बाद बात आती है वर्बल एबिलिटी की। वर्बल एबिलिटी क्या होता है, जरा उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वर्बल एबिलिटी का मतलब है कि इंग्लिश के वर्ड्स आपको दिए गए और एक वर्ड का दूसरे वर्ड से क्या रिलेशन हो सकता है। सपोज करो एक वर्ड हम कहते हैं क्रू, ये भी वर्ड है, ये ग्रुप बताने वाला वर्ड है, और फिर एक वर्ड हम कहते हैं बुके। तो दोनों वर्ड में कोई रिलेशन है क्या? है। ये वर्बल एबिलिटी है। अगर हम दोनों वर्ड का मीनिंग हमको क्लियर है, इसको कभी कभी रीजनिंग में हम लोग देखते हैं, एनालॉजी भी कहते हैं, तो ये दोनों वर्ड कलेक्शन को शो करता है, अलग अलग कलेक्शन को शो करता है, लेकिन दोनों कलेक्शन को शो करता है। इस तरह से दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है।
तो इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वर्बल एबिलिटी में कहलाएंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स में दिए जा सकते हैं आपको, ये मैच करने के लिए दिए जा सकते हैं आपको, ये आपको एक पेयर से दूसरे पेयर को मैच करने के लिए दिए जा सकते हैं। इसके अलावा आपको वर्बल एबिलिटी के अलावा रीअरेंजिंग द पार्ट्स। रीअरेंजिंग द पार्ट्स का मतलब होता है, जैसे आपने 9th-10th में भी खूब किया होगा, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स का ग्रुप दिया और वर्ड्स को क्या किया उसने स्प्रेड कर रखा है, हेपाजेड ऑर्डर में दे रखा है, अरेंज करके नहीं रखा है। और उन सारे वर्ड्स को उसके सेंस को ध्यान में रखते हुए, उसके मीनिंग को ध्यान में रखते हुए आपको अरेंज करना पड़ता है। तो ये जो रीअरेंजमेंट पार्ट्स है, इसका मतलब कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस को ब्रेक कर दिया गया, उसके वर्ड्स को सेपरेट कर दिया गया, और उस वर्ड्स को हो सकता है कि ए, बी, सी, डी, ई, इस तरह से अलग अलग पार्ट में कर दिया हो, और आपको अरेंज करके बनाने के लिए कह रहा हो कि सेंटेंस कैसा बनेगा, वो ए बी सी डी ई जैसा बनेगा या ए सी ई बी डी जैसा बनेगा, किस किस तरह से इसको अरेंज किया जाए वर्ड्स को कि वो सेंटेंस बन जाए। तो रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि वर्ड्स को ऐसे अरेंज करना है जिससे क्या बन जाए, सेंटेंस बन जाए। क्लियर है? और सेंटेंस ऑलरेडी बना होगा लेकिन वो मिसमैनेज होगा, वो स्प्रेड किया होगा, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एक लॉजिकल सीक्वेंस में ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके लिए ग्रामर की आपको जरूरत पड़ेगी, जिसमें हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सेंटेंस का अरेंजमेंट क्या होता है, एक सेंटेंस बनता है, उस सेंटेंस को कैसे अरेंज करते हैं, पहले सब्जेक्ट रखा जाए, पहले वर्ब रखा जाए, पहले ऑब्जेक्ट रखा जाए, किस तरह से वर्ड्स को रखते हैं, सेंटेंस में क्या ऑर्डर होता है। तो इस तरह के वर्ड्स को बनाने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वोकैब की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद चूजिंग द करेक्ट वर्ड। चूजिंग द करेक्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें भी एनालॉगी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, जिसमें सपोज करो कि यही मैंने पूछा था, कोई दूसरा वर्ड लेकर हम लोग देखते हैं। सपोज करो कि अगर मैंने लिखा कुक, कुक, और फिर मैंने लिखा रवि, अब दोनों में चूज अगर हमें करना है कि इसमें से दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, तो अब जरा गौर कीजिए कि दोनों के दोनों, बोथ द वर्ड्स कैन बी नेम। तो सिमिलरिटी की अगर हम बात करें तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि ये हो सकता है ये जनरल नेम हो, ये किसी का पर्सन का पर्टिकुलर नेम हो, लेकिन सिमिलरिटी की अगर हम बात करें तो दोनों क्या है, किसी ना किसी का नेम है। तो इस बेस पर अगर हम करें तो दोनों एक ग्रुप में आ सकता है। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं चूजिंग द करेक्ट वर्ड, कि अगर दो अलग अलग ग्रुप के वर्ड्स दिए हुए हैं या अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें किस आधार पर सिमिलर बना सकते हैं, करेक्ट बना सकते हैं, और किस आधार पर उसे कनेक्ट करते हैं, यह कहलाता है चूजिंग द करेक्ट वर्ड। और चूजिंग द करेक्ट वर्ड में और सब चीज़ें भी हो सकती है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स देकर आपको टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलग अलग तरह का सेंटेंस दे दिया। हो सकता है किसी में आप कनेक्टर की जरूरत हो, कनेक्टर आपने लगा दिया तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है किसी में प्रीपोजिशन मिसिंग हो तो प्रीपोजिशन आपने फिल कर दिया, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है किसी में एडवर्ब की जरूरत होती हो, वो आपने फिल कर दिया तो सेंटेंस बन जाएगा। इसका मतलब चूजिंग द करेक्ट वर्ड में भी आपको ग्रामर की अच्छी खासी ठीक ठाक नॉलेज होना जरूरी है। तो दो बातों पर ध्यान दीजिए कि रीअरेंजिंग द वर्ड्स और चूजिंग द करेक्ट वर्ड, ये दोनों जो वर्ड है, ये जो दोनों पार्ट आपके एग्जाम का होगा, इसमें आपको ग्रामर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ग्रामर के 10 सब चैप्टर्स जो आपने सुन रखे होंगे, नाउन है, सिंटैक्स है, आपने एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन सब चैप्टर्स को सुन रखा होगा, उनकी सही जानकारी होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। इसके बाद क्या है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और वोकैबुलरी। ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैबुलरी एक ही पार्ट हुआ। अब इसको सिर्फ सीधा आप कहें वोकैब, तो वोकैब में आपके कई पार्ट हो सकते हैं। जैसा कि कभी पेपर हुआ था तो कुछ बच्चों ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसके आधार पर अगर मैं आपको बताऊं कि वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे, तो मैं आपको बताऊं कि वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन 3 और 4 कैटेगरीज में आए थे। पहले तो कुछ था, कुछ सिनोनिम्स, हालांकि कुछ लोग इसको प्यार से सिनोनियम्स कह देते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन ये सिनोनिम्स है, इसको सिनोनिम्स नहीं पढ़ना चाहिए। सिनोनिम्स का मतलब है सिमिलर। तो एक तरह का क्वेश्चन एक होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें आपको सिनोनिम्स ढूंढना है, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड ढूंढने हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो होंगे एंटोनिम्स, इसमें अपोजिट ढूंढना होगा। ऑन एन एवरेज देखा गया कि जैसे 2 और 3 क्वेश्चन सिनोनिम्स के थे, 2 या 3 क्वेश्चन एंटोनिम्स के थे आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। इसके बाद देखा गया कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे,
वन वर्ड सब्सटेंस का मतलब क्या हो कि कभी कभी क्या होता है, किसी वर्ड को, किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक वर्ड भी यूज करेंगे तो भी काम हो जाएगा, और कभी कभी किसी चीज को डिस्क्राइब करने में सो मेनी वर्ड्स, मोर देन वन वर्ड का यूज करते हैं। तो अगर आपके पास मोर देन वन वर्ड है तो उसको आप वन वर्ड से कैसे रिप्लेस करेंगे, ये कहलाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नाम ही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना। तो वोकैब के क्वेश्चंस में सिनोनिम्स भी हो सकते हैं 2-3, एंटोनिम्स भी हो सकते हैं 2-3, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में तो ऐसे पूछा गया कि एक ही क्वेश्चन में, वन क्वेश्चन सपोज करो कि एक ही क्वेश्चन था, उसमें ABCD 4 वर्ड्स दे दिए, चारों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ही वर्ड थे। लेकिन इधर क्या गया, सारे वर्ड के मीनिंग भी दे रखे थे, लेकिन अरेंज ऑर्डर नहीं हुआ था, और हमें क्या करना था, पेयर मैच करना था। सपोज करो कि मैंने एक वर्ड लिखा अबॉट, ए पे लिखा था अबॉट, और अबॉट का मतलब होता है वन हु लीड्स और हेड्स द एबी, मतलब मठाधीश, हिंदी में इसको कहते हैं, जो मठाधीश होता है। लेकिन जो इसका मीनिंग दिया हो वो डी ऑप्शन पे दिया होता, तो हमें क्या करना था, ए से डी को मैच करना था। इस तरह से एक ही क्वेश्चन में 4 वन वर्ड ऑप्शन पूछ लिए गए, और ऐसे ऐसे करके 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए। तो इसका मतलब 10 to 12 क्वेश्चन तो एक जगह से पूछ लिया वन वर्ड ऑप्शन से। जबकि दूसरे एग्जाम्स जो होते हैं उसमें इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एक क्वेश्चन में एक ही वर्ड होता है। इसके अलावा इसमें एक पार्ट और था, और वो पार्ट था ईडियम्स। ईडियम्स आपने बहुत सुना होगा, हिंदी में हम लोग उसको मुहावरे कहते हैं। ईडियम्स क्या होता है, उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग नॉर्मल वर्ड से डिफरेंट होता है। सपोज करो कि हमने लिखा डार्क हॉर्स, क्या लिखा, डार्क हॉर्स। अब डार्क का बेसिकली अगर हम मीनिंग देखें तो डार्क का मतलब तो काला हुआ, अंधेरा हुआ। हॉर्स आप समझ ही रहे, स्टैलियन, तो इसका मतलब क्या, ब्लैक हॉर्स? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग डिफरेंट होता है, इसे हिंदी में कहते हैं हम छुपा रुस्तम, लेकिन इसे इंग्लिश में इसको अगर एक्सप्लेन करें तो वन हु हैज अनएक्सपेक्टेड क्वालिटीज। तो इस तरह के वर्ड्स भी पूछे गए, और ये भी इसी तरह से ग्रुप में पूछे गए, एक क्वेश्चन में ही 4 वर्ड्स। तो इसका मतलब ये है कि आपको वोकैब की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। यू शुड हैव अ गुड कमांड ओवर योर वोकैब, और उस वोकैब में आपका सिनोनिम्स भी है, आपका एंटोनिम्स भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, और ईडियम्स भी। हर एक एस्पेक्ट पर आपको काम करना पड़ेगा, और साथ साथ कुछ क्वेश्चन जो है वो स्पेलिंग करेक्शन से भी रिलेटेड होगा, स्पेलिंग से भी रिलेटेड होगा। तो वोकैब मेजर रोल प्ले करेगा। आप यूं समझ सकते हैं, या देखा गया पिछले जब टेस्ट हुआ उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर 50 क्वेश्चंस थे तो उस 50 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस अराउंड वोकैब के आसपास घूम रहे थे। तो अगर आपका वोकैब ठीक है, अच्छा है, तो आपके लिए यह एग्जाम क्रैक करने का जबरदस्त ऑप्शन है। या यूं समझिए कि जिसका वोकैब ठीक नहीं है तो वो अभी से प्रयास करने लग जाए, अभी से जुट जाए और वोकैब को इंप्रूव करना शुरू करे। तो वोकैब का रोल कम से कम 40% सिलेबस आपका वोकैब कवर करेगा, 30% ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और 20% क्वेश्चन जो आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से होगा। तो इन सारे एस्पेक्ट पर, 3 एस्पेक्ट्स पर आप वर्क करना शुरू करें। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो वोकैब पर भी वर्क करें, ग्रामर पे वर्क करें, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की भी प्रैक्टिस करें। ये तीनों के तीनों एस्पेक्ट अगर आपके अच्छे होंगे तो आप इस एग्जाम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाऊं कि 50 क्वेश्चंस अगर हैं और अगर प्रॉपर वे में प्रिपेयर करके जाते हैं तो 50 में से 40 क्वेश्चंस तो बनाने हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके 10 आ रहे हैं उसको छोड़ सकते हैं। तो 50 क्वेश्चंस में से 40 के 40 क्वेश्चंस को करेक्ट करना एब्सोल्युटली पॉसिबल है। अगर आपके पास इरादा है, आपके पास प्लानिंग है, तो आप 40 के 40 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं। और इसी चीज़ में, इसी प्रिपरेशन में हम आपकी मदद करेंगे। भव्यम क्लासेस दिल्ली आपकी मदद करेगा। हम रेगुलर इंग्लिश के क्लासेस लेकर आएंगे जिसमें हम हर एक सेक्शन में, हर एक सेक्शन पर और हर एक सेक्शन के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इस पर डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल बेसिक से कुछ कंसेप्ट जो आप जानते हैं उसको भी, अगर उसमें कुछ कमी है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से, इनिशियल लेवल से स्टार्ट करके हम उस लेवल तक आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे जिसमें आपका इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और आपका जो ड्रीम है कि भारत के जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है उसमें आप पढ़कर
अपने करियर को बेहतर बनाए, वो सपना आपका पूरा होगा। तो हमारे चैनल को, पबीएम क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें। इस पर जो रेगुलर क्लासेस आएंगे उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा, तो बेल आइकन को भी आप जरूर दबा कर रखें ताकि जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन नए आएंगे वो आपको सही समय पर मिलता रहेगा। तो और डिटेल के साथ, नए क्लासेस के साथ जल्द ही मैं आपसे मिलता हूं। तब तक अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।